हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहां पर क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका यहां पर अध्याय पहला है। यहां पर हम लोग संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संसाधन के बारे में हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर वही सब चीज़ें दोहराई गई हैं। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पर एडवांस लेवल पर पहुँच गई हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, वह संसाधन है। उदाहरण के तौर पर जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। तो पानी क्या है? पानी हमारे लिए एक संसाधन है। आप घर से बाहर निकले और आपको कहीं दूर जाना है, तो आपने परिवहन के जो साधन है, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार या बस, या फिर जो परिवहन के अन्य साधन है, इनका इस्तेमाल किया। ये सब क्या है? आपके लिए संसाधन है। गर्मी का सीजन चल रहा है, आपको गर्मी लग रही है, आपने स्विच ऑन किया, फैन चालू हो गया। तो फैन क्या है? आपके लिए संसाधन है। आप ये लेक्चर देख रहे हैं, इस लेक्चर को देखने के दौरान कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने नोटबुक पर पेन की सहायता से नोट डाउन भी करेंगे। तो आपका जो नोटबुक है, आपका जो पेन है, ये भी एक संसाधन है। तो ये सब चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, ये सब संसाधन हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें और बताई गई हैं कि जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। देखिए, पर्यावरण में हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान की हैं, लेकिन पर्यावरण की बहुत सारी चीज़ों को हम सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनमें हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन अपने अनुरूप लाना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर प्रौद्योगिकी का महत्व है, यानी जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है। देखिए, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, तो संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जरूरी है। जैसे कोई अच्छा सा भूदृश्य है, किसी जंगल का कोई अच्छा सा भूदृश्य है, पहाड़ी का अच्छा सा भूदृश्य है, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन हमारे मानव जीवन के लिए, प्रगति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संसाधन क्या है? संसाधन का आर्थिक रूप से मूल्य होने की संभावना भी हो सकती है। सांस्कृतिक रूप से मानने का मतलब क्या है? कि हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। देखिए, कोई भी वस्तु आपके लिए संसाधन बनेगी या नहीं बनेगी, वो डिपेंड करता है 3 चीजों पर। एक तो प्रकृति पर, यानी जो आपका भौतिक पर्यावरण है उस पर डिपेंड करता है। प्रौद्योगिकी पर, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको संसाधन बनाने के लिए। और संस्थाओं पर। संस्थाओं का मतलब क्या होता है? कि संस्थाएं जो होती हैं वो किसी भी वस्तु को या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसे संसाधन बनाती हैं। तो मानव इन सब के केंद्र में है, और मानव जो है केंद्र में होकर इन संस्थाओं के मध्य में, यानी इन सभी के मध्य में एक अंतर संबंध स्थापित करता है, और ऐसे करके किसी वस्तु को संसाधन में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, मानव जो है मानव संस्थाओं का निर्माण भी करता है, मानव जो है प्रौद्योगिकी को भी उन्नत बनाता है, मानव जो है भौतिक पर्यावरण के साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो इन सब के साथ इंटरेक्शन करके मानव क्या है? किसी वस्तु को संसाधन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि मानव जो है प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। देखिए, संस्थाएं जो हैं कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमारी स्पेस रिसर्च से रिलेटेड संस्था अगर हम देखें, तो इसरो आपकी एक स्पेस रिसर्च से रिलेटेड संस्था है। डीआरडीओ आपका डिफेंस के क्षेत्र को देख रहा है। तो संस्थाएं जरूरी नहीं है कोई एक फील्ड की हो, डिफरेंट फील्ड की संस्थाएं हो सकती हैं, जो कि अपने अनुरूप वस्तुओं को संसाधन में कन्वर्ट करती हैं। देखिए, संसाधन जो है ये मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। जैसा कि हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि जो भी संसाधन क्रिएट होंगे उनके केंद्र में मानव ही है, यानी मानव ही प्रौद्योगिकी से इंटरेक्ट भी कर रहा है, भौतिक पर्यावरण से भी इंटरेक्शन कर रहा है और संस्थाओं से भी इंटरेक्शन कर रहा है, और मानव ही जो है प्रकृति में उपलब्ध जो भी पदार्थ हैं उनको संसाधन में कन्वर्ट कर रहा है। तो संसाधन जो है मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, मानव भी स्वयं में एक संसाधन है। अगर हम मानव को अच्छी खासी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छा खासा कौशल अर्जित करा दें, तो मानव भी अपने आप में एक सबसे बहुमूल्य संसाधन बन जाता है, जिसको हम मानव संसाधन कहते हैं। और मानव संसाधन जो है संसाधनों में सबसे सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि मानव ही किसी वस्तु को संसाधन में कन्वर्ट करते हैं। तो वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। यहां पर वही बात बताई गई है। आगे यहां पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। देखिए, जैव संसाधनों की जो प्राप्ति होती है ये जीवमंडल से होती है, और इनमें जीवन होता है,
यानी इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, मत्स्य जीवन है, पशुधन है, ये सब क्या है, इनमें जीवन है। तो ये सब जैव संसाधन है। अजैव संसाधन क्या है? निर्जीव वस्तुएं, यानी कि जिनमें जीवन नहीं है, तो वो वस्तुएं क्या है? अजैव संसाधन है। जैसे कि चट्टानें हैं, धातुएं हैं, मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, हवा है, आर्द्रता है, तापमान है, इनमें क्या है? इनमें कोई जीवन नहीं है। तो ये सब क्या है? ये अजैव संसाधन में आ जाते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं नवीकरण योग्य संसाधन, यानी जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनकी बात की गई है। तो ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या फिर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य या फिर पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे आपका सौर या फिर पवन ऊर्जा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, पवन हमेशा चलती है, यानी कि आपकी जो हवा है हमेशा चलेगी। तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। जल, जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी का जो है लगभग 2/3 से ज्यादा हिस्सा जो है जल से घिरा हुआ है, तो जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वन है, वन जीवन है, ये सब क्या नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि ये समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है और ये नवीकरण योग्य संसाधन है। और इन संसाधनों को सतत या फिर प्रभा संसाधनों में विभाजित किया गया है। आगे फिर यहां पर अनवीकरण योग्य संसाधन आ जाते हैं। देखिए, अनवीकरण योग्य संसाधनों का विकास जो है एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जैसे कि आपके खनिज और जीवाश्म ईंधन ये हैं, तो ये दोनों क्या है? ये अनवीकरण योग्य संसाधन है, यानी एक बार अगर ये खर्च हो जाएंगे, एक बार ये खत्म हो जाएंगे, तो इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो एक बार अगर खत्म हो गए तो ये जल्दी से बनेंगे नहीं, तो इसी वजह से ये अनवीकरण योग्य संसाधन बोले जाते हैं। अब जैसे इनमें से भी कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि रिसाइकिल हो सकते हैं, जैसे धातु हैं, तो धातुएं क्या पुनः चक्रीय हैं, धातुओं को हम रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि अचक्रीय हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, तो जीवाश्म ईंधन क्या अचक्रीय संसाधन है। तो जीवाश्म ईंधन को केवल हम एक बार में ही प्रयोग कर सकते हैं और एक बार में प्रयोग होने पर ही ये खत्म हो जाते हैं। आगे फिर आपका स्वामित्व के आधार पर संसाधन बताए गए हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके व्यक्तिगत संसाधन, यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसाधन जो हैं ये निजी व्यक्ति के स्वामित्व में भी होते हैं, यानी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के, किसी परिवार के या किसी संस्था के स्वामित्व में होते हैं, तो इन्हें व्यक्तिगत संसाधन माना जाता है। जैसे बताया गया है यहाँ पर कि बहुत से किसानों के पास सरकार के द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। तो जब तक के लिए इनके पास ये भूमि रहती है, तो भूमि इनकी जो है व्यक्तिगत संसाधन है। इसके अलावा आपने देखा होगा गाँव में, शहरों में लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना घर होता है, खेती बाड़ी होती है, और भी चीजें होती हैं, तो वो सब क्या उनके व्यक्तिगत संसाधन हैं। बाग, चरागाह, तालाब और कुओं का जल आदि, इन पर संसाधनों का निजी स्वामित्व हो सकता है। देखिए, यहाँ पर बाग या फिर चरागाह या तालाब ये सार्वजनिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। कुएं जो है सार्वजनिक भी हो सकते हैं, कुएं जो है व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर खुदा हुआ कुआं है, तो उसका वो निजी कुआं है, और मान लीजिए सरकार ने उसको खुदवाया है, तो सरकार का कुआं जो है वो सार्वजनिक कुआं में आएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें जो है चरागाह है, तालाब है, कुआं, ये निजी भी हो सकते हैं या फिर सार्वजनिक भी हो सकते हैं। आगे है यहां पर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक का मतलब ये है कि यहां पर किसी एक व्यक्ति का उन पर हक नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सदस्यों का, पूरे गांव या फिर पूरे शहरों के जो सदस्य हैं उन सबका उन पर अधिकार है। तो ये संसाधन जो है समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव की सामलात भूमि में चारण भूमि, जिस पर पशु चरते हैं, शमशान भूमि है, तालाब इत्यादि है, यानी जो आपकी ग्राम पंचायत तालाब वगैरह बनवाती है, उन पर गांव के सभी लोगों का हक होता है। और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क हैं, पिकनिक स्थल हैं, खेल के मैदान हैं, तो वहां पर रहने वाले ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ये सब क्या है? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन बोले जाते हैं। इसके बाद है अब आपका राष्ट्रीय संसाधन, यानी नेशनल रिसोर्सेज। देखिए, तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए तो देश में मौजूद हर संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, यानी चाहे कोई निजी संसाधन ही क्यों ना हो, वो संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन ही है। सरकार को यह कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में या फिर राष्ट्र के हित में अधिग्रहित कर सकती है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा जो आपकी सड़कें होती हैं, सड़कों का चौड़ीकरण किया जाता है। इन सड़कों पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा परिवहन हो जाता है, परिवहन का भार कम करने के लिए लोगों का जो आवागमन है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार क्या करती है? सड़कों को चौड़ा करती है ताकि जाम वगैरह न लगे। तो आसपास मौजूद जो प्रॉपर्टी वगैरह होती हैं
उनको तोड़कर सरकार जो रोड है उनको चौड़ा करती है। कई बार सरकार जो है नए एक्सप्रेस वे, हाईवे वगैरह का विस्तार करती है। तो इन सबको जब बनाती है तो भी जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है। रेलवे लाइन का जब विस्तार किया जाता है उस समय भी आपने देखा होगा सरकार जमीनों का अधिग्रहण करती है। या फिर किसी उपक्रम की स्थापना, कोई प्रोजेक्ट है सरकार का, उसके लिए भी सरकार जमीनों का अधिग्रहण कर सकती है। तो सरकार ने जो है शहरी विकास प्राधिकरणों को अधिकार दिया है कि वह भूमि को अधिग्रहित कर सकती है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, ये सभी क्या है? ये सभी राष्ट्रीय संसाधन है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक लंबी तटीय रेखा भी है, यानी हमारे यहाँ लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी जो है समुद्री तटरेखा भी है। तो अब आपके मन में ये आएगा कि समुद्र में कितनी दूरी तक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। तो देखिए, इसके संबंध में एक संधि हुई है अनक्लोज नाम से, इसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। उस संधि के तहत जो है 3 क्षेत्र डिवाइड किए गए हैं और उन 3 क्षेत्रों के जो संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन है। तो यहाँ पे बताया गया कि 12 समुद्री मील, ये लगभग 22.2 किलोमीटर दूरी तक समुद्र में ये महासागरीय क्षेत्र जो है ये भूभागीय समुद्र है। इसमें पाए जाने वाले संसाधन जो है ये राष्ट्र की संपदा है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, जिसको अनक्लोज के नाम से जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, अनक्लोज जो है 1982 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी जो कि विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करती है। यह संधि जो है 16 नवंबर 1994 से प्रभावी हुई है। अनक्लोज के तहत समुद्र के संसाधन जो हैं उनको निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सबसे पहला क्षेत्र है प्रादेशिक क्षेत्र, जिसको टेरिटोरियल जोन कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो जो भारत की जो समुद्री सीमा है, इस तरह से तो है समुद्री सीमा, जो आपका प्रायद्वीपीय खंड है, प्रायद्वीपीय खंड में ही आपकी समुद्री सीमा लगती है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है इसके जरिए कि प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ से स्टार्ट होगा। यह बेस लाइन, यहाँ पर आपकी जो बेस लाइन खींची होगी, बेस लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक ये विस्तारित होता है। और प्रादेशिक समुद्र पर तटीय देशों की संप्रभुता और न्यायाधिकार का क्षेत्र है। यानी यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर कोई द्वीप वगैरह है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग वगैरह हैं, यहाँ पर जो आपकी स्थानीय नौकाएं वगैरह चल रही हैं, वो सब क्या है? भारत के न्यायाधिकार क्षेत्र में आती हैं। यह अधिकार न केवल समुद्री सतह पर होता है बल्कि समुद्री आधार हवाई क्षेत्र तक विस्तृत होते हैं। यानी कि इस आधार में, इस टेरिटोरियल सी वाले जोन में, टेरिटोरियल जोन में अगर कोई विमान, भारी विमान प्रवेश करता है, उसको सरकार को सूचना देनी होती है, तभी वो प्रवेश कर सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से भारत का ही अधिकार क्षेत्र है। इन टेरिटोरियल जोन जो है, प्रादेशिक क्षेत्र जो है, पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर अगर कोई विमान भी एंट्री करेगा इस क्षेत्र में, तो उसको सरकार से परमिशन लेनी होगी, तभी वो एंटर कर सकता है। इसके बाद आ जाता है सन्निहित क्षेत्र, कॉन्टिग्युअस जोन। ठीक है, सन्निहित क्षेत्र का विस्तार जो है बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील तक है। यानी बेस लाइन से ये 24 नॉटिकल मील तक है। और इसमें क्या है? इसमें तटीय देशों को अपने क्षेत्र के भीतर राजकोषीय आव्रजन का मतलब इमिग्रेशन, जो बाहर से आने वाले जहाज वगैरह हैं उनको परमिशन देनी है या नहीं देनी है, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने और दंडित करने का अधिकार है। यानी इस क्षेत्र में भारत के भीतर प्रवेश करने वाले जो भी जहाज वगैरह हैं उनको भारत की तटों तक आने देना है या नहीं आने देना है, इमिग्रेशन उन्हें देना है या नहीं देना है, उन पर कितना टैक्स लगाना है। तो ये सब अधिकार इस क्षेत्र में सरकार को मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? हवाई और अंतरिक्ष क्षेत्र पर यह लागू नहीं होता है। यानी इस क्षेत्र से अगर कोई हवाई जहाज गुजर रहा है, कोई और विमान गुजर रहा है, तो उस पर सरकार टैक्स वगैरह नहीं ले सकती है, उस पर सरकार अपनी परमिशन नहीं दे सकती है, ना ही उसकी उड़ान को रोक सकती है। इसके बाद आ जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ कहा जाता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बेस लाइन से ये 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने, यानी यहाँ पर जितनी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होती है वो रिसर्च करने, कोई संसाधन है उनका दोहन करने, संरक्षण करने और उनका प्रबंध करने का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए, यहाँ पर इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। देखिए, जहां पर आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये एंड होता है, उसके बाद आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन स्टार्ट हो जाते हैं। ये 200 नॉटिकल मील के बाद फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं और तटरेखा से 200 समुद्री मील की जो दूरी है, जिसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, इससे परे यानी इसके बाहर, यानी 200 नॉटिकल मील के बाहर, इसके बाहर वाला जो क्षेत्र होता है ये खुला महासागर जो होता है। तो खुले महासागरों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, ऐसा अनक्लोज में पहले ही से क्लियर कर दिया गया है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र से परे जो संसाधन है
उनका अगर हमें उपयोग करना है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनसे परमिशन लेनी होगी, तभी हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे यहां पर विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आ जाते हैं संभावी संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, ये वो संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि भारत का जो पश्चिमी भाग है, विशेष करके आपका राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर तेज पवनें चलती हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त होता है, सूर्य की ऊष्मा भी अच्छी खासी मात्रा में प्राप्त होती है, तो यहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में पवन और ऊर्जा जो संयंत्र है वो ढंग से स्थापित नहीं हो पाए हैं। अगला है इसी में विकसित संसाधन, डेवलप्ड रिसोर्सेज। देखिए, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ये विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि सरकार ने सर्वे वगैरह करवाया था कि जो आपका पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर तेल है या नहीं है, तो उसके लिए सरकार ने सर्वे वगैरह करवाया था। उस सर्वे के आधार पर जो कृष्णा है, गोदावरी नदियां हैं, उनके डेल्टाई प्रदेश में वहां पर तेल की खोज हुई है। हालांकि अभी तक निकाला नहीं जा सका है, लेकिन वहां पर यह पता चल गया है कि इस क्षेत्र में भी तेल और प्राकृतिक गैस मौजूद है। तो ये जो संसाधन है, जिनका जो सर्वे के जरिए पता चली है कि यहाँ पर संसाधन मौजूद हैं, इनकी गुणवत्ता कैसी है, मात्रा कितनी है, तो ये सब क्या है, ये विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, संसाधनों का विकास जो है प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। जरूरी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि संसाधन है, लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं होती निकालने की, तो उनको दोहन नहीं कर पाते, उनको दोहित नहीं कर पाते हैं, तो संसाधन ऐसे में वो पड़े रहते हैं, बेकार रहते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हम किसी भी संसाधन को अपने अनुरूप नहीं बना पाएंगे। तो जरूरी ये है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तकनीकी होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, तभी हम संसाधनों का विकास कर सकते हैं। अगला है भंडार, स्टॉक। देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, ये सब क्या आ जाते हैं, ये भंडार में या फिर स्टॉक में आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पृथ्वी पर 71%, लगभग 71% भाग पर जल विद्यमान है। और जल जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जल दो गैसों का मिश्रण है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, दोनों मिलकर जल का निर्माण करते हैं। और हाइड्रोजन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। आपने देखा होगा जो आपके रॉकेट वगैरह उड़ते हैं, रॉकेट वगैरह जो अन्य ग्रहों पर भेजे जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में रॉकेट वगैरह भेजे जाते हैं, उनमें फ्यूल के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। तो हाइड्रोजन क्या है, ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन को भी हम लोग दहन में इस्तेमाल करते हैं। भाई, कोई चीज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल नहीं सकती है। लेकिन हमारे पास इन दोनों को, यानी कि जो जल है, जल के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनको पृथक करके फ्यूल बनाने की टेक्निक अभी हमारे पास नहीं है, यानी वर्तमान में टेक्निक नहीं है। आने वाले भविष्य में अगर हमारे पास ऐसी कोई तकनीक होगी जिसके जरिए हम डायरेक्ट पानी का इस्तेमाल करके अपने वाहनों को चला सकेंगे, तो उस समय क्या होगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा संसाधन बन जाएगा। जल ही हमारे लिए सबसे बड़ा संसाधन होगा, जली ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा। तो यहां पर वही चीज दोहराई गई है कि परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान अभी नहीं है। आगे है यहां पर संचित कोष, रिजर्व्स। देखिए, संचित कोष जो है, इस संसाधन भंडार का ही हिस्सा है और इन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इनका उपयोग अभी भी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग जो है भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो ये सब जो है संचित कोष में आ जाते हैं, रिजर्व में आ जाते हैं। जैसे नदियों का जल, आपने देखा होगा जो नदियां हैं आपके इर्द गिर्द से नदियां जो बह रही हैं, नहरें बह रही हैं, तो अगर हम चाहें तो स्थानीय स्तर पर भी नदियों पर छोटे छोटे टरबाइन लगाकर बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहां की जो बिजली की आवश्यकताएं हैं, विद्युत की जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा किया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी इस स्तर पर काम नहीं कर रही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ऐसी जरूरत महसूस की जाए कि जितनी भी नदियां हैं, जहां जहां जिन जिन जिलों से गुजर रही हैं, उन जिलों पर ही कुछ ऐसे संयंत्र स्थापित कर दिए जाएं जिससे कि उस जिले की विद्युत आपूर्ति पूरी हो जाए। तो ये क्या है, ये संचित कोष में आ जाएगा। तो नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। आगे यहां पर संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संसाधन प्रकृति की देन है और प्रकृति की देन होने के बावजूद भी मानव ने इन संसाधनों को, इन वस्तुओं को अपने अनुरूप संसाधनों में बनाया है। लेकिन मानव के साथ दिक्कत यह है कि मानव, अगर कोई चीज मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है तो मानव क्या करता है, उसका अंधाधुंध दोहन करता है।
तो अंधाधुंध दोहन करने की वजह से जो भी उपलब्ध चीज है, उपलब्ध संसाधन है, उस पर संकट आ जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, कुछ असमाप्य भी हैं, लेकिन चूंकि मानव क्या है, लालची प्रवृत्ति का स्टार्टिंग से रहा है, तो मानव क्या करता है, अधिकतम दोहन करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से संसाधनों के साथ समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि लोगों ने क्या किया है, संसाधनों पर बहुत ज्यादा कब्जा कर लिया है। यानी कुछ जगहों पर आपने देखा होगा, जो संभ्रांत या फिर जो स्ट्रांग लोग हैं, उन्होंने जमीनों पर कब्जा करके अपने आप को बहुत समृद्ध बना लिया है, और उसी इलाके में रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि संसाधन जो है समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक तो संसाधन संपन्न लोग हैं और दूसरे जो है संसाधनहीन, अर्थात एक तरफ अमीर लोग हैं, दूसरी तरफ गरीब लोग हैं। तो सबसे जरूरी काम यह आ जाता है किसी भी राष्ट्र के लिए कि संसाधनों का बंटवारा उचित ढंग से हो, ताकि अमीर और गरीब दोनों को बराबर बराबर संसाधन मिल सकें। इसके अलावा संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से जो वैश्विक पारिस्थितिकी संकट है, ये भी पैदा हो गया है, जैसे कि भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और जो भूमि का निम्नीकरण है, ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। यानी जो भी संसाधनों का हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है, एक तो आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन परत का नाश हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, और आपका जो भूमि निम्नीकरण है, यानी भूमि की जो उर्वरता है, वो भी समाप्त हो रही है। तो जरूरी यह है कि संसाधनों का उचित ढंग से हम दोहन करें। तो इसलिए यहां पर सॉल्यूशन भी बताया गया है कि इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। ये जरूरी यह है कि संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग एक योजना बनाएं। तो यहां पर योजना बनाई गई सतत अस्तित्व की। सतत अस्तित्व जो है सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब देखिए, सतत पोषणीय विकास के बारे में आपने पढ़ा होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है कि हम संसाधनों का इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और भविष्य में आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए भी वो संसाधन उपलब्ध हो जाएं। तो इस तरह से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इस इस्तेमाल को हम सतत पोषणीय विकास का नाम देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज दोहराई गई है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। ये बात यहां पर बताई गई है। अब इस संदर्भ में कुछ कुछ सम्मेलन भी हुए हैं जिन्होंने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन रोकने के लिए कुछ कुछ संकल्प वगैरह लिए हैं, कुछ कुछ यहां पर समझौते किए हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहला नाम आ जाता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन है, और ये 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 3 जून 1992 को। तो इसमें 100 से भी ज्यादा अधिक देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इसमें शामिल हुए थे, और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। सम्मेलन का जो आयोजन है विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? पर्यावरण संरक्षण की थी, और दूसरी प्रायोरिटी इसमें थी सामाजिक आर्थिक विकास। जैसा कि अभी हमने दोहराया कि संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से हमारा जो समाज है 2 वर्गों में डिवाइड हो गया है, अमीर और गरीब। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किया था। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई गई, और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए, जो आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है, इससे हर साल पीसीएस में, यूपीएससी परीक्षा में सवाल आता है, तो आपको डीप में पढ़ना है। यहाँ पर जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं इन पर ध्यान रखना है कि किन किन चीजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो एक तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन पर और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हुआ है। इसके अलावा इसमें भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई है, और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी एजेंडा 21 पर सहमति बनी है। अब एजेंडा 21 क्या है ये बताया गया। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। यानी कि इस सम्मेलन में जो भी शामिल राष्ट्राध्यक्ष हैं 100 से भी ज्यादा देशों के, उन सब ने इसको स्वीकृति प्रदान की थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यानी एजेंडा 21 का संबंध जो है सतत पोषणीय विकास से है। एजेंडा 21 एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। देखिए, यहाँ पर ध्यान ये देना है, इसमें यह भी शामिल है, गरीबी और रोगों से निपटना भी इसमें शामिल है, केवल पर्यावरण शामिल नहीं है, इसमें गरीबी और रोगों से निपटना भी है। कई बार क्या होता है, कई बार इस तरह के जो स्टेटमेंट जो होते हैं ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आपको लगता है कि इसका संबंध पर्यावरण से होगा, इसमें गरीबी से क्या मतलब है, रोगों से निपटने का क्या मतलब है।
लेकिन सब कुछ चीजें पर्यावरण पर डिपेंड करती हैं, संसाधनों पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि संसाधनों का उचित ढंग से हम दोहन नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या है, पर्यावरणीय संकट क्रिएट हुआ है। और पर्यावरणीय संकट क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ है, समाज दो भागों में डिवाइड हो गया, अमीर और गरीब में डिवाइड हो गया है। तो अमीर लोगों के पास सुविधाएं हैं, पैसा है, तो वो अपना इलाज करवा पाते हैं। चूंकि पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुआ है, इसी वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो इसी वजह से एजेंडा 21 में पर्यावरणीय क्षति को कम करना और गरीबी और रोगों से निपटना भी इसमें शामिल किया गया है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, यह बात भी इसमें शामिल की गई है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एजेंडा 21 हो, आपका जो पहली अंतर्राष्ट्रीय अर्थ समिट हो, इससे हर साल पीसीएस परीक्षा में, यूपीएससी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कम से कम आपको 2 से 3 बार ये पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो याद रहें। इसमें ये बातें यहां पर लिखी हुई हैं। आगे यहां पर संसाधन नियोजन की बात की गई है, रिसोर्सेज की प्लानिंग की बात की गई है। देखिए भारत की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का एक विशाल क्षेत्रफल है, और विशाल क्षेत्रफल होने के बावजूद भी भारत में संसाधन सभी राज्यों में समान रूप से वितरित नहीं है। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो आपके खनिज संसाधन है उनकी बहुलता है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि खनिज संसाधनों की दृष्टि से बिल्कुल गरीब हैं, उनके पास कोई खनिज संसाधन है ही नहीं, या फिर नाम मात्र के खनिज संसाधन है। तो यहां पर वही चीज दोहराई गई है कि भारत में संसाधनों की जो उपलब्धता है इसमें बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। वहीं जो आपका अरुणाचल प्रदेश रीजन है, इसमें जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर मूल विकास की कमी है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर मूल विकास की कमी है, तो इसी वजह से हम जल संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन राजस्थान में जल संसाधनों की कमी है, यानी यहाँ पर जल की कमी है। लद्दाख की बात करें तो देखिए लद्दाख का शीत प्रदेश जो है संसाधनों की दृष्टि से काफी ज्यादा निम्न संसाधन है, संसाधन यहाँ पर ना के बराबर है। हालांकि कुछ कुछ संसाधनों का सर्वे हुआ है, तो ऐसा संभावना जताई गई है कि भविष्य में यहाँ से महत्वपूर्ण संसाधन निकाले जा सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम वगैरह है, इसके अलावा आपका लिथियम वगैरह है, इसकी खोज यहाँ पर हुई है फिलहाल में, करंट में। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में ये संसाधन यहाँ से दोहित किए जाएं, लेकिन फिलहाल अब तक जो देखा जाए तो लद्दाख में किसी प्रकार का कोई संसाधन दोहित नहीं हो रहा है, किसी प्रकार के संसाधन का दोहन नहीं हो रहा है। तो लद्दाख का जो शीत प्रदेश है ये सांस्कृतिक विरासत के मामले में धनी है, लेकिन यहाँ पर जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की यहाँ पर कमी है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भारत में जो संसाधन नियोजन है तो ये एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया ये है कि यहाँ पर संसाधन का नियोजन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। आजादी के बाद प्रयास तो किए गए हैं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, लेकिन फिर भी संसाधन जो है किसी एक जगह पर ही केंद्रीकृत होकर रह गए हैं। सभी जगह पर बराबर इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है, सभी राज्यों में इनको बराबर सभी राज्यों को लाभ नहीं मिल पाया है। तो जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि देश के जो विभिन्न प्रदेश हैं इसमें संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना है कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से संसाधन हैं। उनके लिए हमें सर्वे वगैरह करनी होगी, जो भी आपका वैज्ञानिक डेटा है वो जुटाना होगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि कौन से प्रदेश में कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, यानी हमारे पास उपयुक्त प्रौद्योगिकी हो, हाईटेक टेक्नोलॉजी हो, स्किल्स हो, और संस्थागत नियोजन के लिए हमारे पास जो संस्थाएं हैं वो होनी चाहिए, तभी हम संसाधनों का उचित ढंग से उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। कई बार क्या होता है, जो आपकी राष्ट्रीय विकास योजनाएं होती हैं उनका संसाधन विकास योजनाओं के साथ समन्वय नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी होता है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे हाईवे वगैरह निकाले जाते हैं, उन हाईवे के चक्कर में लाखों की संख्या में पेड़ वगैरह काट दिए जाते हैं। आपने देखा खबर वगैरह देखी होगी कि हाईवे निकला, एक बड़ा हाईवे सरकार का प्रोजेक्ट निकला, उसके चक्कर में लाखों हेक्टेयर का जंगल काट दिया गया। इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय विकास योजना है ये संसाधन विकास योजना के साथ इसका समन्वय नहीं है, इसी वजह से ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इन दोनों में समन्वय होना बड़ा आवश्यक है। अगर हम स्वाधीनता की बात करें, यानी आजादी मिलने की बात करें, तो यहाँ पर आजादी के बाद भारत में संसाधन नियोजन के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास करना स्टार्ट कर दिए गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही हमने संसाधन जो है भारत के उन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। आगे फिर से यहां पर एक बात दोहराई गई है कि प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में परिवर्तनों के अभाव में देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर प्रौद्योगिकी और अच्छी खासी संस्थाएं नहीं है, इस वजह से उन प्रदेशों में संसाधन होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से काफी ज्यादा पिछड़े हैं। जैसे झारखंड हुआ, आपका उड़ीसा हुआ, है ना, छत्तीसगढ़ हुआ। यहाँ पर संसाधन तो है, प्रॉपर मात्रा में खनिज संसाधन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
उच्च प्रौद्योगिकी और यहाँ पर जो संस्थाएं होनी चाहिए, लोगों को स्किल सिखाने वाली संस्थाएं होनी चाहिए, वो संस्थाओं की यहाँ पर कमी है। तो इस वजह से ये क्षेत्र जो है पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन रहा है, अंग्रेजों का शासन जो रहा है, उस समय भी जो संसाधन संपन्न प्रदेश थे उन पर विदेशी आक्रमणकारियों की नजर रही थी और ये प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भी मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। क्योंकि उनके पास बेहतर प्रौद्योगिकी थी तो उन्होंने क्या है, उन्होंने जो भी उपनिवेशों के संसाधन थे उनका शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देखिए, भारत में विकास संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था। अगर भारत में अगर विकास को देखें तो भारत में विकास केवल और केवल संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। देखिए, भारत में आज़ादी के बाद जो भी ग्रोथ हुई है वो केवल और केवल संसाधनों पर डिपेंड नहीं रही है। इसमें क्या है, हमने अच्छी खासी प्रौद्योगिकी का भी इस्तेमाल किया, अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको भी शिक्षित प्रशिक्षित किया, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, उन्हें मानव संसाधन में कन्वर्ट किया। इसके अलावा जो हमारा ऐतिहासिक अनुभव रहा, यानी अंग्रेजों का जो शोषणकारी रवैया हमारे यहाँ रहा, उससे भी हमें कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिली। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब ने हमारे विकास में योगदान दिया है। जैसे आपने देखा होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो संसाधनों के मामले में, खनिज संसाधनों के मामले में काफ़ी ज़्यादा धनी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पूरा का पूरा जो महाद्वीप है वो गरीब है। गरीब क्यों है? गरीब होने का कई सारे रीजन है, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी प्रौद्योगिकी नहीं है। उन्होंने अफ्रीका के जो भी रहने वाले निवासी हैं उनको अच्छी खासी शिक्षा नहीं दी है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी हैं। इस वजह से वहाँ के लोग मानव संसाधन में कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं। और वहाँ का जो ऐतिहासिक अनुभव रहा है वो भी हमारे जैसा ही रहा है। वहाँ पर भी एक लंबे समय तक उपनिवेश रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। और भारत ने क्या कर लिया, भारत की सरकारों ने यहाँ पर भारत की जनता को डेवलप किया, यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया, शिक्षित किया। इसी वजह से हम लोग क्या है, अपने देश का विकास कर पाए हैं। आगे यहाँ पर संसाधनों के संरक्षण की बात की गई है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, संसाधन किसी देश की सबसे बड़ी संपदा होते हैं और अगर संसाधनों का उचित ढंग से दोहन ना किया जाए तो वो संसाधन संपन्न देश भी गरीब हो जाता है। जैसा कि अफ्रीकी देशों का एग्जाम्पल आपके सामने है। नहीं, अफ्रीकी देशों के पास संसाधन तो हैं, लेकिन वो उनकी प्लानिंग के तहत उनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं, और प्लानिंग के तहत दोहन न कर पाने की वजह से वो लोग उनका आर्थिक लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो यहाँ पर संसाधन संरक्षण के बारे में गांधी जी का यहाँ पर एक कथन है। गांधी जी ने अपनी एक चिंता व्यक्त की है। तो गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। गांधी जी ने लिखा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पेटी का मतलब जो लोग पैसा अपनी पेटी में रखते हैं, संदूक वगैरह में रखते हैं, तो पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यानी हमारे पास पेट भरने के लिए भारत में पर्याप्त संसाधन है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो गांधी जी को भी ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि देश में कुछ लोगों के हाथ में संसाधनों का केंद्रीकरण हो जाए और बाद बाकी जनता जो भूखी रह जाए, बाद बाकी जनता गरीब रह जाए। तो इस चिंता को गांधी जी ने भी व्यक्त किया है। इनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन विनाश के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो शोषणात्मक प्रवृत्ति है ये जिम्मेदार है। यानी इनका मानना यह है कि विश्व स्तर पर जो संसाधनों का विनाश हो रहा है इसके लिए जो लालची प्रवृत्ति है, कुछ स्वार्थी व्यक्ति हैं और जो हाईटेक आधुनिक प्रौद्योगिकी है ये जिम्मेदार है। इसी वजह से दुनिया भर में शोषण बढ़ रहा है। देखिए, गांधी जी जो थे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर वो अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। देखिए, गांधी जी ने हमेशा से प्रौद्योगिकी का विरोध किया। उनका मानना यह था कि प्रौद्योगिकी आने की वजह से जो मानव है, मानव श्रम में मानव का श्रम है, मानव का जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं छिन रहा है। तो गांधी जी का मानना यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काम हो वो जन समुदाय के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि जन समुदाय को भी रोजगार मिल सके। अगर हर जगह हम मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे में जन समुदाय तो गरीब का गरीब ही रह जाएगा, अपना विकास ही नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से गांधी जी ने कहा है कि अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन होना चाहिए। अधिक बड़ा जन समुदाय जो है उत्पादन की क्रिया में संलग्न होना चाहिए। देखिए, गांधी जी के विचार अगर आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख देंगे तो आपको अतिरिक्त नंबर मिल जाएंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। ये चीज़ें प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, मेंस में अगर आप ये सब चीज़ें इन्वॉल्व कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे अपने आंसर में, तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा प्रभावी बन जाएगा कि किसके क्या विचार थे। तो गांधी जी के विचार कुछ इस प्रकार से हैं संसाधनों के बारे में, जो कि आपके सामने मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संसाधनों को बचाने की वकालत की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत जो है 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों को बचाने की जो वकालत है 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की है। इसके पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। गांधी जी ने जो
संसाधनों के दोहन को लेकर चिंता जताई थी, वही चिंता सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में भी जताई है। फिर 1987 में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई है। तो ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के में मूलाधार योगदान किया गया है। देखिए, ब्रटलैंड आयोग में ही सबसे पहले सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। कई बार ये पूछा जाता है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना पहली बार कहाँ प्रस्तुत की गई। तो सतत पोषणीय विकास की जो संकल्पना है, इसकी जो आइडियोलॉजी है, सबसे पहली बार ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी और संसाधन संरक्षण की वकालत भी इसमें की गई है। बाद में यह रिपोर्ट, यानी बाद में जो ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट है, ये हमारा साझा भविष्य नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसके रूप में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ पर प्रस्तुत की गई। तो आप बता देंगे, ब्रटलैंड आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे पहली बार सतत पोषणीय विकास के बारे में चर्चा की गई थी। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान जो हुआ है वो रियो डी जेनेरियो का जो सम्मेलन है, इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, उसने भी संसाधन संरक्षण की वकालत की है। अब है आपका भू संसाधन या फिर लैंड रिसोर्सेज। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी हमारे सारे क्रियाकलाप, हमारी सारी गतिविधियां भूमि पर ही होती हैं। आप लोग जो खनिज संसाधनों का दोहन करते हैं, निकालते हैं, वो सारे संसाधन हमें भूमि से ही प्राप्त होते हैं। कुछ कुछ संसाधन हमें महासागरों से प्राप्त होते हैं, लेकिन अधिकतर संसाधन हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं। मानव की जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, जिनमें कि उसका निवास करना, कृषिगत गतिविधियां जो हैं, आर्थिक गतिविधियां जो भी हैं, ये सारी गतिविधियां हमारी भूमि पर ही संपन्न होती हैं। भूमि पर ही परिवहन, संचार व्यवस्था भी स्थापित की जाती हैं। तो भूमि जो है एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, परंतु एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, सीमित इस अर्थ में है, जैसा कि आपने पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, इसके लगभग 71% भाग पर क्या है, जल मौजूद है। यानी हमारे पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है महासागरों से घिरा हुआ है। केवल 29% भाग पर ही भूखंड मौजूद है। और इस 29% भूखंड वाले भाग पर, इस भूमि वाले भाग पर भी विभिन्न प्रकार की भूआकृतियां देखने को मिलती हैं, जिनमें मैदान, पर्वत और पठार शामिल हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि भूमि जो है महत्वपूर्ण है, परंतु एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं, ये भूमि पर ही आधारित हैं। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भूआकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो उसके लगभग 43% भूक्षेत्र पर मैदान है। यानी हमारे देश का जितना क्षेत्रफल है उसके 43% भाग पर मैदान मौजूद है, जो कि कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। यानी हमारे यहाँ जितना भी भूक्षेत्र है उसके 30% भाग पर पर्वत मौजूद है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा जो है पठारी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। यानी हमारे यहाँ जितना भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं वो पठार में ही पाए जाते हैं। तो पठार जो है हमारे यहाँ खनिजों के, जीवाश्म ईंधन के और वनों के अपार संचय कोष भी हैं। तो यहाँ पर आपको ये रेशियो याद रखना है कि हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल में 43% भाग जो है मैदान का है, 30% भाग पर्वत का है और 27% हिस्सा जो है पठार का है। यहां पर भू उपयोग के बारे में बताया गया कि भू उपयोग में कैसे कैसे भू उपयोग होता है। तो देखिए, भू संसाधनों का उपयोग जो है निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन के लिए किया जाता है, इसके अलावा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में एक तो बंजर या फिर कृषि के अयोग्य भूमि आ जाती है, यानी अनुर्वर भूमि आ जाती है। और इसी में दूसरी प्रकार की भूमि आ जाती है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे कि इमारत, सड़क या उद्योग इत्यादि में भूमि लगाई गई है, तो ये कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि मानी जाती है। पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि आ जाती है। इसमें स्थायी चरागाहें आ जाती हैं, अन्य गोचर भूमि आ जाती है, द्विध वृक्ष फसलों या उपवनों के अधीन भी भूमि आ जाती है, या फिर कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 साल से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। तो ये जो है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि में शामिल कर ली जाती है। इसके अलावा पड़ती भूमि, पड़ती का मतलब क्या होता है, ऐसी भूमि जिस पर हम खेती करके 3-4 साल के लिए खाली छोड़ते हैं, उसको पड़ती भूमि कहा जाता है। तो पड़ती भूमि में भी वर्तमान पड़ती का मतलब क्या है, जहां पर 1 कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो उसे वर्तमान पड़ती कहते हैं। और पुरातन पड़ती का मतलब क्या है कि जहां 1 से लेकर 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो उसे पुरातन पड़ती भूमि कहा जाता है। अब इसमें है शुद्ध निबल या फिर निबल बोया गया क्षेत्र।
देखिए, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध या फिर निबल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। यानी यहाँ पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र के बताया गया है कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध या फिर निबल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा? सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, आगे यहां पर भारत में भू उपयोग प्रारूप के बारे में बात की गई है। देखिए, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक और मानवीय कारक शामिल हैं। भौतिक कारकों में जैसे कि भूआकृति में पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, ये सभी भूआकृतियां हैं। जलवायु और मृदा के प्रकार, ये भौतिक कारक हैं। वहीं मानवीय कारकों में जैसे कि जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी क्षमता है, संस्कृति और परंपराएं, ये सब शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके 93% भाग के ही भूउपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी कि पूरे भूभाग का सर्वे नहीं हो पाया है, केवल 93% भाग के ही हमारे पास भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान अधिकृत हिस्सा है या फिर चीन के अधिकार क्षेत्र में जो कब्जे वाला हिस्सा है, यहाँ के भूमि उपयोग के सर्वेक्षण के आंकड़े भी नहीं है। तो इसी वजह से बताया गया है कि हमारे पास हमारा जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, इसके केवल 93% भाग के भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। अब देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में यहाँ पर दो विभिन्न कालावधियों के आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर पहला है सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61 और अगला है सामान्य भू उपयोग संवर्ग 2014-15। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है उसमें कंपैरिजन किया गया, किस किस में बढ़ोतरी हुई है, किस किस में कमी आई है। तो यहाँ पर स्थायी चरागाहों के अंतर्गत जो भूमि है ये कम हुई है। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर खेती हो सकती है, ये यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आया है। इसके अलावा शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। यानी जो आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र है इसका प्रतिशत भी भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से कम क्षेत्र बोया जाता है। इसके अलावा हमारे देश में वन नीति भी बनाई गई है ताकि वनों का संरक्षण किया जा सके। तो हमारे देश में सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ जो वन है वो हमारे क्षेत्रफल के 33% भाग पर नहीं है, यानी उससे कम भाग पर है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई कि जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र अभी भी काफी ज्यादा कम है, जबकि हमारी राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि हमारे संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन अब तक वो कवरेज हमें प्राप्त नहीं हो पाया है। इसके अलावा भू उपयोग का एक भाग जो है बंजर भूमि है और दूसरा जो भाग है वो गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में आपके पहाड़ी चट्टानें आ जाती हैं, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। वहीं गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई भूमि में बस्तियां आ जाती हैं, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि को ऑक्युपाइड भूमि, ये सब गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि है। आगे यहां पर भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय बताए गए हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण परंतु सीमित संसाधन है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि भूमि का हम उचित ढंग से इस्तेमाल करें। हम भोजन, मकान और अपने कपड़े की जो मूल आवश्यकताएं हैं इनका 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है निम्नीकृत हो चुकी है। यानी 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो कि निम्नीकृत स्तर में पहुंच गई है, और इस 13 करोड़ हेक्टेयर में से भी लगभग 28% भूमि जो है निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है और 56% भूमि जो है ये जल अपर्दित है, और शेष क्षेत्र इसमें से जो है लवड़ी या फिर क्षारीय है। यहाँ पे मानवीय क्रियाएं बताई गई हैं कि कुछ मानवीय क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, खनन से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो ये कुछ मानवीय क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं की वजह से भूमि का निम्नीकरण हुआ है, और इन क्रियाओं ने भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिका भी निभाई है। खनन की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना, क्योंकि इन राज्यों में क्या है, खनिज हैं। तो खनिज की वजह से यहाँ पर क्या खनन गतिविधियां ज्यादा हुई हैं। तो जब खनन गतिविधियां यहाँ पर हुई हैं तो यहाँ पर जो जंगल वगैरह थे वो काटे गए, तो वनोन्मूलन करने की वजह से यहाँ पर क्या है, भूमि का निम्नीकरण हुआ है। वहीं गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र में अति पशुचारण की वजह से भूमि निम्नीकरण हुआ है। यानी यहाँ पर भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अति पशुचारण, बहुत ज्यादा पशुओं को चराने की वजह से यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी जैसे जो राज्य हैं यहाँ पर अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण हुआ है। देखिए, अति सिंचाई से क्या होता है, अति सिंचाई से क्या होता है, जमीन पे पानी भरा रहता है, जलाक्रांतता होती है,
और जलाक्रांता उत्पन्न जब हो जाती है तो मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। यानी किसी जमीन पर लंबे समय तक अगर पानी भरा रहेगा तो वहां पर उस जगह पर लवणीयता और क्षारीयता बढ़ने लगेगी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो खनिज प्रक्रियाएं हैं, जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर इस्तेमाल होता है, तो चूना पत्थर की बिसाई है, या फिर अन्य जो उद्योग हैं जिनमें कि खनिजों का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर खनिजों की पिसाई वगैरह जो होती है, उस पिसाई की वजह से जो खनिजों की जो धूल की लेयर होती है वो भूमि पर जम जाती है। तो भूमि पर जो इनकी लेयर जम जाती है, इसकी वजह से जो मृदा की जल सोखने की जो क्षमता होती है अवरुद्ध हो जाती है। तो ऐसे करके खनन प्रक्रियाएं भी भूमि का निम्नीकरण कर रही हैं। अब यहां पर कुछ उपाय बताए गए हैं जिनके जरिए हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य क्या, वनारोपण करें। ज्यादा से ज्यादा वन लगाने चाहिए। और जो पशु जो आपके चरते हैं, तो पशुओं के चरने की एक निश्चित जगह बनाई जाए, उन्हीं जगहों पर पशु चरें। तो चरागाहों का उचित प्रबंधन भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को कुछ हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा पेड़ों की रक्षक मेखला, यानी कि पेड़ों की शेल्टर बेल्ट बना दें, जिससे कि जो खेत के अंदर की भूमि है वो तेज हवा वगैरह से वहां पर उसकी उपजाऊ मिट्टी जो उड़ ना जाए। तो पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले जो टीले हैं इनको कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में हम लोग कर सकते हैं। यानी जो आपके रेतीले टीले हैं, अगर उन टीलों पर कटीली झाड़ियां लगा दी जाएं तो ऐसे करके रेतीले टीले हवा के भाव में उड़ेंगे नहीं। तो ऐसे करके हम शुष्क क्षेत्रों में भूमि कटाव को रोक सकते हैं। इसके अलावा जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर, बंजर भूमि पर जिप्सम इत्यादि या फिर अन्य प्रकार की जो खाद वगैरह है वो डालकर उसको उपजाऊ बनाकर, इसके अलावा जो खनन गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करके, और जो औद्योगिक जल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो औद्योगिक जल है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जल है, जब उसको भूमि पर छोड़ा जाता है तो औद्योगिक जल में विभिन्न प्रकार के रसायन भी मिले होते हैं। उन रसायनों की वजह से जो आपका जमीन है, जमीन का निम्नीकरण होता है। तो औद्योगिक जल को परिष्कृत करके, ट्रीट करके तब उसको छोड़ा जाए, जिससे कि भूमि प्रदूषण कम से कम हो। अब देखिए, आगे यहां पर मृदा संसाधन के बारे में बताया गया है, यानी सॉइल एज ए रिसोर्सेस। देखिए, मिट्टी या फिर मृदा जो है सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यानी यह नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है और मृदा एक जीवित तंत्र है। मृदा को जीवन तंत्र या जीवित तंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि मिट्टी में ही ह्यूमस, पोषक तत्व या फिर अन्य प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसी वजह से मिट्टी को जीवित तंत्र की या जीवन तंत्र की संज्ञा दी गई है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच का मतलब पहाड़ या फिर पठार या मैदान जो है, ये सब जनक सेल या फिर संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय, ये मुख्य कारक हैं जो कि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसके अलावा प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं, ये भी मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। देखिए, मृदा जो है जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जैव पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है, यानी ह्यूमस मिट्टी मिला होता है और ह्यूमस जो है पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ह्यूमस जो है सड़े गले जीवों के अवशेष होते हैं, यानी पेड़ पौधों और जो आपके जीव हैं इनके सड़े गले अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है और ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इमेज में मृदा परिक्षेत्र के बारे में, सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। तो सबसे ऊपरी स्तर की जो मृदा होती है इसमें पौधों की जड़ें पाई जाती हैं। इसके नीचे उपमृदा अपक्षित चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट या फिर मृत्तिका, यानी कि महीन वाली जो मिट्टी है ये पाई जाती है। इसके नीचे वाले स्तर में अधस्तरीय अपक्षित चट्टानें, आधारी चट्टानें पाई जाती हैं और सबसे नीचे जो है अपक्षय रहित आधारी चट्टानें पाई जाती हैं, यानी कि सबसे निचले वाले स्तर में जो है अपक्षय रहित आधारी चट्टानें पाई जाती हैं और इससे ऊपर वाले में थोड़ा सा अपक्षय होने वाली आधारी चट्टानें होती हैं। उससे ऊपर में उपमृदा, यानी कि इसमें कुछ अपक्षेद आधारी चट्टानें, ऊपर की जो सस्तर की मिट्टी है वो भी इसमें शामिल होती है। तो ऐसे करके यहाँ पे मृदा प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। आगे यहाँ पर मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच हैं। भारत में कहीं कहीं पर पहाड़ हैं, पर्वत हैं, कहीं पर मैदान हैं, द्वीप समूह हैं, तटीय इलाके हैं। तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच हैं। तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भूआकृतियां, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं और इस वजह से यहां पर अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। देखिए, जलोढ़ मृदाएं जो है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा को कांप मृदा या फिर कछारी मिट्टी भी कहते हैं, यानी कि जलोढ़ मृदा का अन्य नाम जो है कांप मृदा या फिर कछारी मिट्टी भी है। तो जो आपका संपूर्ण उत्तरी मैदान है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है आपका यहाँ तक फैला, पूर्वोत्तर तक फैला हुआ उत्तरी मैदान जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से बना है और एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मिट्टियां जो हैं
राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक सकरे गलियारे के जरिए ये जो मिट्टी है, जलोढ़ मृदा जो है, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान विशेष करके महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से ही बने हैं। देखिए, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के, यानी कि जो महीन मिट्टी है, इसके विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर चले जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि नदी का मुहाना कहाँ होता है? समुद्र के तट किनारे पर होता है नदी का मुहाना। तो समुद्र के किनारे से जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मिट्टी के कणों का जो आकार है ये बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कड़ वाली मृदाएं पाई जाती हैं, और ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे कि द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। तो देखिए, द्वार कहां पर कहते हैं? पूर्वोत्तर भारत में पूर्वी हिमालय की तलहटी में पाई जाने वाली जो भूमि है, यानी ये जो भूमि आप देख पा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में, यहां पर इसको द्वार कहा जाता है। चो जो है पंजाब में शिवालिक की तलहटी में पाई जाने वाली भूमि है, उसको वहां पर स्थानीय रूप से चो कहा जाता है। और तराई के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। जो आपका गंगा का मैदान है, जहां पर शिवालिक श्रृंखला एंड होती है और गंगा का मैदान स्टार्ट होता है, तो शिवालिक श्रृंखला के दक्षिण में जो भावर प्रदेश है, भावर के बाद फिर तराई आ जाता है, तो तराई रीजन वही तराई रीजन है यहां पर। अब देखिए, यहां पर बताया गया है कि आयु के आधार पर, यानी एज के आधार पर जो आपकी जलोढ़ मृदाएं हैं दो प्रकार की हैं। एक तो इसमें पुराना जलोढ़ है जिसको बांगर कहा जाता है, और एक नया जलोढ़ है यानी खादर कहा जाता है। जो पुराना जलोढ़ है जिसको बांगर कहा जाता है, बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। अब देखिए, जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, किन किन चीजों का अभाव है। तो जलोढ़ मृदा में पोटास सर्वाधिक मात्रा में और चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। फिर भी ये मृदाएं काफी ज्यादा उपजाऊ होती हैं, और अधिक उपजाऊपन की वजह से जो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर गहन कृषि की जाती है, और इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। देखिए, जहां पर सूखे क्षेत्र हैं तो सूखे क्षेत्रों में ये मृदाएं क्षारीय हो जाती हैं, और इन मृदाओं का सही उपचार करके, सिंचाई करके इनमें फिर से पैदावार भी की जा सकती है। इसके बाद है काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। देखिए, काली मिट्टी का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें कपास की वृद्धि अच्छे से होती है, तो इसे जो है काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो है खास करके आपके दक्कन पठार, यानी जो आपका बेसाल चट्टानों से बना है, आग्नेय सेलों से बना है, लावाजनक सेल जिन्हें कहा जाता है, उन सेलों से बना है, तो दक्कन पठार क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। और जो काली मिट्टी है ये लावाजनक सेलों से बनी है, यानी आग्नेय सेलों से बनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा जो है काली मिट्टी वाला है, पूरा का पूरा दक्कन पठार जो है काली मिट्टी से बना हुआ है। ये मृदाएं जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं, और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये फैली हुई हैं। देखिए, काली मिट्टी जो है ये बहुत बारीक कण या महीन कणों या फिर मृत्तिका से बनी होती है, और इसकी जो नमी धारण करने की क्षमता है बहुत ज्यादा होती है। ये मृदाएं जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व हैं इनसे भरपूर होती हैं, लेकिन इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है कि काली मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की मात्रा कम होती है, तो आपको बता देना है इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। चूंकि इन मृदाओं में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि किसान जब सूखे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो काली मिट्टी के खेत का ही फोटो होता है, तो काली मिट्टी का जो खेत होता है उसमें गहरी गहरी दरारें, नालियां टाइप पड़ जाती हैं, तो जिससे इनमें क्या होता है, अच्छी तरह से वायु मिश्रित हो जाती है, और ये गीली होने पर ये मिट्टियां जो हैं बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती हैं, और इतनी ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है कि इन्हें जोतना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनकी जुताई जो है मानसून प्रारंभ होने से पहले, जो पहली बौछार होती है उसी समय इनकी जुताई प्रारंभ कर दी जाती है, ताकि इनकी आसानी से जुताई हो सके। इसके बाद है आपकी लाल और पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है लाल और पीली मृदा वाला है, ये वाला क्षेत्र पूरा आप देख पा रहे हैं, मैप में दिखाया गया है, ये पूरा लाल मृदा वाला क्षेत्र है। तो लाल मृदा जो है दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। यानी कैसे भागों में? कम वर्षा वाले भागों में ये विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। यानी कि जो
पश्चिमी घाट का पहाड़ी गिरपात है, वहां पर ये मृदाएं पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार की वजह से है। और इनका पीला रंग कब होता है? जब इनमें जल भर जाता है, लंबे समय तक इनमें जल भरा रहता है, तब इनका रंग पीला हो जाता है। यानी पीला रंग इनमें जल योजन की वजह से होता है। चौथे प्रकार की मृदा है लेटेराइट मृदा। देखिए, लेटेराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है और इसका अर्थ होता है ईंट के समान या ईंट जैसा। तो लेटेराइट का मृदा का निर्माण जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के बाद एक के बाद एक आने की वजह से इसका निर्माण होता है। यानी एक के बाद एक आर्द्र ऋतु आ रही है, शुष्क ऋतु आ रही है, उस वजह से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। यह मृदा जो है भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। निच्छालन का मतलब क्या होता है कि जब भारी वर्षा किसी क्षेत्र में होती है तो मृदा के ऊपरी स्तर में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो निचले स्तरों में चले जाते हैं, यानी कि पोषक तत्वों का निच्छालन हो जाता है। तो इस मृदा में पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं पीएच का मान 7 से जिसका कम होता है वो अम्लीय प्रकृति हो जाती है। तो इसकी अम्लीय प्रकृति है, यानी इसका पीएच मान 6 के करीब या 6 से कम होता है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। जैसा कि हमने बताया था कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदाएं विकसित होती हैं, तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में इनमें इनके जो पोषक तत्व होते हैं इन मृदाओं के, उनका निच्छालन हो जाता है। यानी पोषक तत्व जो है मृदा के निचले स्तरों में पानी की वजह से पहुंच जाते हैं। ये मृदाएं जो अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लेटेराइट मृदा है। हल्का सा आप देख पा रहे हैं पश्चिमी घाट साइड में भी पाई जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका पूर्वी घाट साइड है, यहाँ पर भी हल्की सी पाई जा रही है मृदा। देखिए, जहां पर इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहां पर इसमें ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त रूप में पाई जाती है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होने की वजह से इसके पोषक तत्वों का निच्छालन हो गया है, तो इसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है। फिर भी इस मृदा में उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लेटेराइट मिट्टियां हैं ये काजू की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त हैं। अगले प्रकार की मृदा आपकी आ जाती है मरुस्थलीय मृदा। देखिए, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है और ये मृदाएं जो है आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। जैसे कि राजस्थान की जो सांभर लेक है उससे नमक भी तैयार किया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान की वजह से यहाँ पर जलवाष्पन की दर अधिक होती है और इन मृदाओं में इस वजह से ह्यूमस और नमी की मात्रा काफी कम होती है, क्योंकि ये मृदाएं उन क्षेत्रों में पनपती हैं जहां पर हाई टेम्परेचर रहता है और वर्षा कम होती है। तो उच्च तापमान और जलवाष्प दर अधिक होने की वजह से इनमें ह्यूमस की कमी होती है, साथ ही साथ नमी की भी कमी होती है। इसके अलावा मरुस्थलीय मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की जो परतें हैं इनमें चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसकी वजह से मृदा में जल अंतः संदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। अगर यहाँ पे पानी भी बरस जाए फिर भी यहाँ का पानी जो है मृदा की निचली परतों में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ मृदा की निचली परत में कंकड़ की सतह पाई जाती है, चूने कंकड़ की सतह पाई जाती है, जो कि जल को अवरुद्ध कर देती है। जल का इनफिल्ट्रेशन, जल का अंत्य संदन अवरुद्ध कर देती है। इसलिए यहाँ के क्षेत्रों में, यहाँ के निचले स्तरों में पानी नहीं पाया जाता है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि इस मिट्टी को भी सही तरीके से सिंचित अगर कर दें तो ये कृषि योग्य बन सकती है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो भी रहा है। पश्चिमी राजस्थान में जब से नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है, तब से पश्चिमी राजस्थान में भी खेती संभव हो पाई है। अगले प्रकार की मृदा है आपकी वन मृदा, यानी फॉरेस्ट सॉइल। देखिए, वन मृदाएं जो है आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, लेकिन ऊपरी ढलानों पर इनका गठन जो है मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और यहाँ पर ये अधसिलिक यानी एसिडिक और ह्यूमस रहित होती हैं। यानी हिमालय के जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, हिमालय के ऐसे क्षेत्र जो साल भर बर्फ से ढके रहते हैं, वहां पर इन मृदाओं में बहुत ज्यादा अपर्दन होता है और वहां पर ये मृदाएं कैसी होती हैं, एसिडिक नेचर की होती हैं, अधसिलिक नेचर की होती हैं और इनमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेष करके नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं जो काफी ज्यादा उपजाऊ होती हैं। आगे यहाँ पर मृदा अपर्दन और संरक्षण की बात की गई है, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात की गई है। देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है ये मृदा अपर्दन कहलाती है।
और मृदा के बनने और अपरदन की जो क्रियाएं होती हैं ये आमतौर पर साथ साथ चलती रहती हैं, हालांकि दोनों में संतुलन बना रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जो आपकी मानवीय गतिविधियां हैं जैसे कि वनोन्मूलन है, अतिपशुचारण है, निर्माण है, खनन आदि की जो गतिविधियां होती हैं ये संतुलन को बिगाड़ देती हैं। प्राकृतिक तत्व जैसे कि पवन, हिमनदी और जल ये मृदा अपरदन करते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक तत्वों के नाम बताए गए हैं, कौन कौन से तत्व मृदा का अपरदन में करते हैं। इनमें पवन है, हिमनदी है, जल है, ये मृदा का अपरदन करते हैं। देखिए, बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। वाहिका का मतलब नालियां बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। और ऐसी भूमि जो है ये जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खाद भूमि या फिर वेटलैंड कहा जाता है। जैसे चंबल वाला रीजन जो है, तो चंबल नदी के बार बार दिशा बदलने की वजह से जो चंबल का जो क्षेत्र है वहां पर ऐसी अवनालिकाएं बन गई और पूरी की पूरी जो क्षेत्र है वो उत्खाद भूमि में कन्वर्ट हो गया। तो चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड या फिर रेवाइन भूमि भी कहा जाता है, रेवाइन लैंड भी कहा जाता है। कई बार क्या होता है, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की जो ऊपरी मृदा की परत है वो जल के साथ घुलकर बह जाती है और इसे चादर अपरदन या फिर सीड इरोजन कहा जाता है। कई बार क्या होता है, जल एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में बह रहा होता है और बड़े विस्तृत क्षेत्र में बहने की वजह से क्या है, जो मृदा की ऊपरी परत है वो जल में घुल जाती है और ये घुलकर बह जाती है। तो जब मृदा की पूरी ऊपरी परत इस तरह से बह जाती है, इसको चादर अपरदन या फिर सीड इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान या फिर ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की जो प्रक्रिया है ये पवन अपरदन कहलाती है। इसके अलावा जो कृषि के गलत तरीके हैं इनसे भी मृदा का अपरदन होता है। कई बार क्या होता है, गलत ढंग से हल चलाने की वजह से मृदा का नुकसान होता है। बहुत ज्यादा गहराई तक अगर हम खेत को जोतते हैं उससे भी मृदा की जो ऊपरी परत है उसको नुकसान पहुंचता है। यहां पर मृदा संरक्षण के बारे में उपाय बताए गए हैं। जैसे ढाल वाली जो भूमि है, तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल का बहाव जो होता है उसकी गति घटती जाती है। इसे समोच्च जुताई यानी कॉन्टोर प्लोइंग कहा जाता है। देखिए, समोच्च का मतलब क्या है, मान लीजिए ऐसा कोई टीला है तो टीले के अकॉर्डिंग, टीले की जैसी ऐसी ऊंचाई है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे जुताई करते जाएं। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या होगा, समोच्च जुताई होगी। यानी यहाँ पर मैं सीढ़ियां नहीं बनानी है, बल्कि जिस प्रकार से टीले की ऊंचाई है उसी के अकॉर्डिंग इसकी जुताई करते जाएं। तो ऐसे करके यहाँ पे समोच्च रेखाओं के आधार पर अगर जुताई करेंगे तो क्या होगा, इसे समोच्च जुताई कहा जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि यहाँ पर जो जल है, जल की गति मंद हो जाएगी और जल की गति जब मंद हो जाएगी तो ऊपर से मृदा की जो परत है एकदम से बह भी नहीं पाएगी। ढाल वाली भूमि पर सोपान कृषि यानी जो आपकी ढालू नुमा भूमि है उस पर स्टेप्स बनाकर, सीढ़ियां बनाकर सोपान कृषि ये भी अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान या फिर सीढ़ीदार कृषि काफी ज्यादा विकसित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो पश्चिमी और मध्य हिमालय वाला रीजन है यहाँ पर सीढ़ीदार खेत काफी ज्यादा प्रचलित हैं, विकसित हैं। वहीं जो बड़े खेत हैं, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पट्टियां जो है पवनों के द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं और इस तरीके को पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा पेड़ों की कतारों में लगाकर, यानी पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाकर, शेल्टर बेल्ट बनाकर भी पवनों की गति को कम कर सकते हैं और मिट्टी की ऊपरी लेयर को पवन से उड़ने से बचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखिए, अब आपको किसी भी प्रकार के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस वीडियो से संबंधित या सीरीज से संबंधित पूरे नोट्स खरीद सकते हैं। नोट्स के साथ साथ आपको इस पूरी सीरीज की टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो आप जो नोट्स परचेज करेंगे, उन नोट्स को परचेज करने के बाद आपको किसी प्रकार के कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ चैप्टर के एंड में अभ्यास प्रश्नों की पूरी लिस्ट भी दी गई है, जिससे कि आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसका अभ्यास भी कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।